एपिसोड 136 टू 140। यश की बातें सुनकर अद्विक इतना तो समझ गया था कि यश के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसे अब यश से इतनी नाराजगी नहीं थी। वो यश की तरफ देखते हुए बोला, देखो चाहे जो भी हुआ, शायद मेरे डैड को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं होगा या फिर तुम्हारी मॉम ने उन्हें सच बताया नहीं होगा। ये रीजन होगा क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे डैड तो अनजान लोगों के भी दुख को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तो भला वह इतना गलत कैसे कर सकते थे? अगर वह तुम्हारी मॉम को चाहते थे, तो हो ना हो तुम्हारी मॉम या तो उनसे दूर चली गई होगी, या फिर कोई ऐसा रीजन रहा होगा जिस कारण वह उन्हें सच पता नहीं चला। यश चिल्ला कर बोला, कोई रीजन नहीं था उस आदमी का। नाम भी मत लो। मैं उस आदमी को जान से मारना चाहता हूँ। खून के आंसू रुलाना चाहता हूँ मैं उसे। ही इज ब्लडी मर्डरर। ये सुनकर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया और वह एकदम से आगे बढ़कर यश के गाल पर तेज थप्पड़ मार देता है। फिर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोला तो। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बिना सब सच जाने तुम उन पर गलत एलिगेशन नहीं लगा सकते। और क्या कर लिया तुमने? इतनी सारी चालें चल के कौन सा तुम्हें वह रिस्पेक्ट मिल गया जो तुम चाहते थे? आखिरकार मैंने आज अपनी बीवी को बचाया लिया ना। जैसे ही यश ने ये सुना वो तेज से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हें शायद नहीं पता मिस्टर अद्विक सिंह राठौर, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम अपनी बीवी को बचा लोगे, इसलिए मैंने सेकंड प्लान भी बना रखा था। यश की बातें सुन अद्विक उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजर से देखने लगा। तभी यश तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम आज मुझे मारोगे तो साथ में तुम सब भी मरोगे। मैंने इस पूरी जगह पर बम लगा रखा है, जिसका टाइम भी ऑन हो चुका है। बहुत जल्द हम सब एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। ये बोलते हुए यश पागलों की तरह हंसने लगा। यश की बातें सुन अद्विक उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजर से देखने लगा। तभी यश तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम आज मुझे मारोगे तो साथ में तुम सब भी मरोगे। मैंने इस पूरी जगह पर बम लगा रखा है, जिसका टाइम भी ऑन हो चुका है। बहुत जल्द हम सब एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। ये बोलते हुए यश पागलों की तरह हंसने लगा। यश की बात सुन अद्विक आकृति हैरान रह गए। अद्विक तुरंत आकृति की तरह देखते हुए बोला, वैसे तुम जल्दी से बाहर निकालो, बाकी यहाँ सब कुछ हो जाएगा, तुम चलो। लेकिन आकृति उसे मना कर रही थी। आकृति उसे भी अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगी। लेकिन अद्विक बोला, मैं ऐसे नहीं आ सकता, मुझे सबको बचाना होगा। लेकिन आकृति नहीं सुनती। अद्विक उसे खींचते हुए ले जा रहा था। तभी यश हंसते हुए बोला, अब कोई फायदा नहीं, कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। करीब 5 मिनट बाद यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। अद्विक ने सभी गार्ड्स को बाहर निकालने के लिए बोला और फिर यश को भी खींचते हुए ले जाने लगा। लेकिन उसे डोर के पास पहुंचा तो डोर अब तक लॉक हो चुका था। ये देख यश हंसने लगा और बोला, मैंने कहा था ना, अब कोई यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। देखते ही देखते 5 मिनट में तेज आवाज के साथ ब्लास्ट वहां हुआ और चारों तरफ आग की लपटें फैल गए। कुछ ही देर में वहां सब कुछ खत्म हो गया था। अगली सुबह विंडो से आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही अदिति के चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। आंखें खोलते हुए एक पल के लिए वो खुद को अनजान जगह पाकर चौंक गई। पर तभी उसे कल रात का सब कुछ याद आ गया कि कैसे वो कल रात दोनों पार्टी में साथ में गए थे और फिर रक्षित की किस तरह से अचानक हालत खराब हो गई। उसके बाद वो दोनों साथ में घर आए। घर आने के बाद रक्षित और उसके बीच कल रात वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरियां कल मिट चुकी थी और वो दोनों एक हो चुके थे। ये सब कुछ याद करते हुए अदिति का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर वो धीरे से अपनी करवट बदली तो रक्षित को खुद की तरफ एक तक देखता हुआ पाकर वो हड़बड़ा गई। वही रक्षित अपने प्यार भरी नजरों से अदिति को ही देख रहा था। भले ही वो कल नशे में था, लेकिन उसे सब कुछ याद था कि कैसे वो बार बार अदिति को दूर रहने के लिए कह रहा था। लेकिन अदिति उससे दूर नहीं हुई। कल जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था, उससे अब उन दोनों के बीच की सारी दुनिया मिल चुकी थी और अब वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। रक्षित धीरे से नीचे झुका और अदिति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जान गुड मॉर्निंग। अदिति रक्षित के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस कर पा रही थी, जिसे एक पल के लिए वो सिहर उठी। पर फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए धीमी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। अदिति को इतनी धीमी आवाज में बोलते देख रक्षित को हंसी आ गई। वो अदिति की तरफ झुकते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी शर्मीली भी है।
कल रात तो तुमने अपनी शर्म की सारी दीवारें तोड़ दी थी और खुद से आगे बढ़कर मेरे करीब आ गए थे। अभी आज इस तरह से मुझसे क्यों शर्मा रही हो? अदिति रक्षित की बात पर उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, दूर हटिए और मुझे ज्यादा परेशान मत करिए। मुझे उठने दीजिए। लेकिन रक्षित अदिति से दूर नहीं हुआ। उल्टा वो और उसके करीब आ गया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, ऐसे कैसे जान, अब तो मैं बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं हटूंगा। कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर रहूंगा? कभी भी नहीं। इतना कहते हुए रक्षित एकदम से अदिति के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। एक पल के लिए अदिति चौंक गई। पर वो रक्षित को खुद से दूर भी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रक्षित का इस तरह से करीब आना अच्छा लग रहा था। फिर वो भी किसी में रक्षित का साथ देने लगती है। एक लंबी किस के बाद रक्षित अदिति से दूर हुआ और बोला, आई लव योर जान। अदिति भी मुस्कुरा कर बोली, आई लव योर टू हबी। ये सुन रक्षित बहुत खुश हो गया। वो एक बार फिर से अदिति के होठों पर किस कर लिया। फिर अदिति उसे दूर करके उठने लगी। पर तभी रक्षित उठा और अदिति को तुरंत गोद में उठा लिया। अदिति ये देख रक्षित से पूछी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। अदिति की बात सुनकर रक्षित के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख अदिति की आंखें हैरानी से फैल गई। वो उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? जाए चुपचाप यहाँ से, मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगी। ये सुनकर रक्षित अदिति के कानों के पास झुककर बोला, नहीं, वैसे तुमने इतने दिनों से मुझे कुछ नहीं करने दिया, पर अब मुझे तुम नहीं रोक सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। अब मैं वो सब फिर से करना चाहता हूँ। जैसे ही अदिति ने ये सुना वो हैरान हो गई। वो अपने मन ही मन बोली, कल रात इन्होंने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह भी जो भी हो मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। न जाने इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं। वही रक्षित अदिति की तरफ ऐसे देख रहा था, जैसे मानो वो उसके मन की बात समझ गया है। वो उसी तरह स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर आकृति को लेकर गया और वॉशरूम का डोर एकदम से बंद कर दिया। अदिति फिर से छटपटाते हुए बोली, देखिए आप मुझे नीचे उतार दीजिए, वरना मैं शोर मचाऊंगी और फिर हमारा बच्चा उठ जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रक्षित अदिति की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम कितनी भोली हो ना। वैसे तुम्हें क्या लगता है अभी तुम शोर मचाओगी और कोई तुम्हें यहाँ बचाने आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डैड जब ये सुनेंगे तो खुश होंगे कि उनके बेटा बहू अपने रोमांस को कंटिन्यू करें और जल्दी से उसके लिए एक छोटा सा पोता लेकर आए। ये सुनकर अदिति झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे और कोई बच्चे भी नहीं चाहिए। अभी हमारा बच्चा खुद ही बहुत छोटा है। रक्षित अदिति को उसी तरह गोद में लिए बाथटब में आकर बैठ गया। अदिति फिर से उसे खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन रक्षित ने एकदम से अदिति के कपड़ों को निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दिया, जिसे देखकर अदिति की तो सांसें ही भारी हो गई। वहीं रक्षित के हाथ धीरे धीरे अदिति के बॉडी पर घूमने लगे। पर इससे पहले कि रक्षित लोअर पार्ट के पास पहुंचता, अदिति ने एक बार फिर से उसके हाथों को एकदम से पकड़ लिया। ये देख रक्षित उसे घूरने लगा। वही अदिति आंखें बड़ी किए बड़ी मासूमियत के साथ उसे मना करने लगी। पर रक्षित इतनी आसानी से मान जाए ये तो हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से अदिति के हाथ को अपने हाथ पर से हटा दिया। अदिति फिर से उसे मना करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है। अदिति की बात सुनकर रक्षित ने एकदम से उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लिया और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बड़े ही प्यार से बोला, प्लीज ना करने दो ना, मेरा बहुत मन है वाइफी। मैं इस बार बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं होगा, मैं सब कुछ बहुत ही प्यार से करूंगा। पक्का तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्लीज मान जाओ ना वाइफी। ये बोलकर रक्षित अदिति के एलॉब को शक करने लगा। अदिति तो हैरानी से अद्विक को देख रही थी कि ये कितना चालू हैं, कैसे अपना काम निकलवाने के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। आज से पहले तो रक्षित ने कभी भी उससे इतने प्यार से बात नहीं किया। वह मन ही मन बोली, बीस्ट कहीं के। इससे पहले अदिति रक्षित से कुछ कहती, अद्विक धीरे धीरे अदिति के कानों, गले और कलर बोन पर अपने होंठ चलाने लगा। रक्षित के ऐसा करने से अदिति बेचैन होने लगी, फिर भी हिम्मत करके खुद पर कंट्रोल किया और रक्षित को खुद से दूर करने लगी। लेकिन रक्षित नहीं माना। वो अदिति के कानों में बोला, मान जाओ ना वाइफी। ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को अदिति के चेहरे के पास ले गया और अदिति के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अब अदिति बिल्कुल सुन्न हो गई और ना चाहते हुए भी हो रक्षित में खोने से खुद को रोक नहीं पाई।
वही रक्षित ने मौके का फायदा उठाया और खुद को एडजस्ट करके एकदम से अदिति के अंदर समा गया। अदिति की हल्की सी चीख भी उसके गले में ही दब कर रह गई और एक बार फिर से वो दोनों अपने प्यार की अलग ही दुनिया में खो गए। रक्षित अदिति के साथ इंटीमेट होने लगा। पूरे वॉशरूम में दोनों की तेज तेज सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। बाथटब में बैठे हुए दोनों आज एक अलग ही दुनिया में थे। रक्षित की पकड़ अदिति के कमर पर कसे हुए थे और उसके होठ अदिति के पूरे बॉडी पर घूम रहा था। दोनों के ही ऊपर मदहोशी छाई हुई थी और रक्षित आज अपनी और अदिति के बीच इतने दिनों की दूरियों को मिटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षित अपनी सारी कसर निकाल लेना चाह रहा हो जो वो दोनों इतने समय से दूर थे उनका। वही अदिति भी रक्षित के प्यार में पूरी तरह से खो गई थी। आखिरकार रक्षित ने अदिति को अपने प्यार में पूरी तरह से डूबा दिया था। अदिति भी तो रक्षित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी तो भला वो कब तक खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाती। इस कारण अब उन दोनों को ही किसी चीज का कोई होश नहीं था। सामने खड़ा अद्विक सब कुछ जलते हुए देख रहा था। वही आकृति भी ये देख रही थी। वो डर के कारण बेहोश होने ही वाली थी कि तभी अद्विक ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अद्विक ने समय रहते ही एक झटके में वहां का डोर खोल दिया था। फिर वह दोनों ही उसको डाउन से बाहर आ गए थे। उसके साथ ही साथ यश भी बाहर आ गया था। यश गुस्से से आकृति और अद्विक को देख रहा था। वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों कैसे बच सकते हो? अद्विक आकृति को उसी तरह अपने सीने से लगाए हुए यश की तरफ देखकर बोला, यस आई नो कि तुम्हें बहुत दर्द मिला है। तुम अभी बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा होना लाजिमी भी है। जो कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ हुआ वो गलत था। पर फिर भी मैं एक बार अपने डैड का पक्ष भी जानना चाहता हूँ। जब तक मैं उनकी तरफ का सच नहीं सुन लेता मैं कुछ नहीं कह सकता। यश गुस्से से बोला, मुझे नहीं जानना है उस इंसान का सच। उस जैसे इंसान के मैं पास भी नहीं जाना चाहता। खैर तुम दोनों ने आज मेरी जान बचाकर सही नहीं किया। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दिया है। तुम्हारे इस तरह से मुझे बचाने पर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आकृति भी ये बातें सुन रही थी। वह एकदम से अद्विक से दूर हुई और यश के पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे यश का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह गुस्से से आकृति की तरफ देखता है। तो आकृति बोली, किस तरह के इंसान हो तुम? पहले ही मेरे हस्बैंड ने कुछ गलतियां नहीं की है, फिर भी वह बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम कुछ सुनना नहीं चाहते। अरे माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी मॉम के साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद पापा जी इस बारे में कुछ पता ही ना हो। उन्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। कोई भी कुछ भी आकर कह देगा तो तुम सच मान लोगे। आखिर तुमने किसकी कही बातें सुनी है? तुम्हारी मॉम तो है नहीं। जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया होगा। ये सुनकर यश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आकृति एक बार और यश की तरफ बढ़ी और उसे खींचकर एक और थप्पड़ मार देती है। अब तो यश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वह गुस्से से लाल हो गया था। वह आगे बढ़कर जैसे ही आकृति को मारने वाला था कि तभी आगे बढ़कर अद्विक ने आकृति को अपनी तरफ खींच लिया। फिर यश की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, सोचना भी मत। मेरी वाइफ को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी बात समझोगे भी और सुनोगे भी। इतना कहकर उसने कुछ इशारा किया तो वहां पर कई आदमी आ गए और उन्होंने यश को तुरंत पकड़ लिया। वो अचानक से आ गए थे, क्योंकि जितने भी गार्ड्स थे वह सब तो उस ब्लास्ट में मर गए। फिर ये बाकी के आदमी कहां से आ गए? आकृति अद्विक की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी तो अद्विक उसके नोज पर हल्का सा टैप करते हो बोला, वाइफी अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो वरना घुटने में दर्द होने लगेगा। आकृति पहले तो अद्विक की कही बातें नहीं समझी, और जैसे ही उसे समझ आया वह गुस्से से अद्विक के सीने पर मारते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा दिमाग मेरे घुटने में है। उसकी बात पर अद्विक हंसने लगा। आकृति छोटे बच्चे की तरह अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मार रही थी। अद्विक ने एकदम से आकृति को अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, अरे सॉरी मैं मजाक कर रहा था। आकृति अभी भी अद्विक को मार रही थी। ये देखकर अद्विक ने एकदम से आकृति को पकड़ा और उसके होठों पर किस कर दिया, जिससे आकृति बिल्कुल शांत हो गई और इधर उधर देखते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप।
सभी यहाँ है और आप इस तरह से मुझे किस कर रहे हैं? अद्विक बेशर्मी के साथ अपने बालों में हाथ फेराते हुए बोला, सो वॉट? वैसे यू आर माई वाइफ और अपनी वाइफ के लिए मेरे अंदर बेशर्मी कूट कूट कर भरी हुई है। वही यश वहां खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसे उन दोनों को साथ देखकर अपनी वाइफ इनाया की याद आ गई। इनाया भी कभी उससे ऐसे ही लड़ लिया करती, लेकिन शायद यश ने उसे वो हक ही नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने इनाया का मासूम सा चेहरा आ गया, पर जल्द ही उसने इग्नोर कर दिया। अभी वो अद्विक की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझे छोड़ो, तुम मुझे इस तरह से पकड़ नहीं सकते। अद्विक फिर यश की तरफ देखता है और बोला, क्यों क्यों नहीं पकड़ सकता? और आज मैं तेरे सामने सारी सच्चाई लाकर रहूंगा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हम दोनों को इस तरह से देखकर जल भून रहा है। यश ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, जैसे मानो वह उससे बात ही ना करना चाह रहा हो। फिर अद्विक ने अपने गार्ड की तरफ से इशारा किया। वह गार्ड तुरंत उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गए। फिर कार में उसे बिठाकर वहां से राठौर मैंशन के लिए निकल गए। वहीं अद्विक और आकृति भी अपने कार में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गए। राठौर मैंशन में इस वक्त दादाजी हॉल में बैठे हुए सोफे पर अद्विक और आकृति के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, ना जाने क्यों। आज उन्हें अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। तभी विजय जी आए और बोले, पापा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? दादाजी बोले, ना जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही है। कल रात से दोनों बच्चे घर नहीं आए हैं और अदिति का भी कुछ नहीं पता। विजय जी अपने पापा के पास आकर बैठे और बोले, पापा आप चिंता मत करिए, अदिति से बात हुई है मेरी। वो रक्षित के साथ है और कल पार्टी में भी दोनों साथ में गए थे। दादाजी ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा देते हैं। वह फिर बोले, देखा मुझे पता था एक दिन मेरी बच्ची रक्षित को अपना ही लेगी, क्योंकि पहले से ही उसके दिल में रक्षित के लिए कुछ एहसास तो थे, पर वह समझ ही नहीं पाई थी। और रही बात रक्षित की, तो रक्षित को मैं बचपन से देख रहा हूं और हमेशा से मैंने नोटिस किया है कि वो अदिति को एक अलग नजरों से देखता है। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, पापा आप भी ना, आप तो जोड़ी में कहो गए हो। जिस पर दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं, देख पहले मैंने अपने पोता का जोड़ी बनवाया अपनी प्यारी आकृति के साथ। देखो आज वो दोनों कितने खुश हैं। वैसे वह दोनों कहाँ है? उनके बारे में पता चला? विजय जी बोले, हाँ वह दोनों भी साथ में पार्टी में गए थे। शायद वहीं रुक गए होंगे, शायद इसलिए आ नहीं पाए। वैसे भी काफी दूर था। दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे तो पहले से ही पता था, तेरा बेटा बहुत रोमांटिक है। वह कोई भी मौका नहीं छोड़ता अपनी बीवी को परेशान करने का। तभी पीछे से ओहान की आवाज सबके कानों में गए। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलते हुए वहां आया और बोला, मुझसे झूठ बोले। मम्मा ने मुझसे कहा था कि वह रात में आ जाएगी और सुबह हो गया, अभी तक मम्मा नहीं आई। विजय जी तुरंत उठे और ओहान को अपने गोद में ले लिए। फिर प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोले, सॉरी बेटा, मम्मा को माफ कर दो, आपके मम्मा पापा जल्दी आ जाएंगे। पर ओहान अभी भी मुंह फुलाए हुआ था तो विजय जी दादाजी के पास आकर बैठ गए। फिर दादाजी बोले, बच्चा इधर देखो, आप चाहते हो ना कि आपकी छोटी सी बहन आए? ये सुनकर ओहान की आंखों में चमक आ गई। वह उस चमक के साथ दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, यस भले दादाजी। दादाजी मुस्कुराए। ओहान बोला, हाँ बड़े दादाजी, मैं चाहता हूं कि मेरी भी छोटी सिस्टर आए। जिस पर दादाजी हंसते हैं। ओहान के गालों को टच करते हुए बोले, तो अपने मम्मा डैडा को साथ में रहने दो। जब दोनों साथ में रहेंगे, तभी तो तुम्हारी छोटी सिस्टर आएगी। ओहान खुश हो गया और ताली बजाते हुए बोला, आज मैं अपने मम्मा डैडा को साथ में अकेले छोड़ दूंगा, फिर जल्दी से मेरी छोटी सिस्टर आ जाएगी। ओहान बहुत खुश था। वहीं विजय जी दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, पापा आप भी ना अच्छा सीख रहे हैं बच्चों को। दादाजी हंसी और बोले, तू चुप कर, तू जैसा है ना वैसे ही तेरा बेटा भी है। अगर मैं ना होता तो अब तक तो वह आकृति को अपने दिल की बात बताता भी नहीं और बस उसे लेकर तड़पता रहता। इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। तेरे बेटा और बेटी दोनों ही तुझ पर गए हैं, एक नंबर के बेवकूफ। विजय जी का तो मुंह बन गया। वह उसी तरह मुंह बनाते हुए बोले, क्या पापा मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जितना मेरे बच्चे हैं? दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ तो तेरे बच्चे तुझसे ज्यादा तो हो गए ही बेवकूफ, क्योंकि कुछ बेवकूफ तेरी गई है और कुछ उनके पास पहले से ही थी, इसलिए डबल हो गए हैं। विजय जी कुछ बोलते उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, बस करिए दादाजी, हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है।
उस आवाज को सुनते ही दादाजी मुस्कुरा उठे। वही विजय जी भी हंसते हुए सामने देखते हैं तो अद्विक और आकृतित दोनों ही मुस्कुराते हुए आ रहे थे। पर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि ब्लास्ट के कारण उनके पूरे चेहरे और कपड़े पर धूल मिट्टी लगे हुए थे और चेहरे पर तो धुएं के कारण थोड़े ब्लैकनेस आ गए थे। उन दोनों के बाल भी बिखरे हुए थे। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर विजय जी और दादाजी दोनों ही घबरा गए। विजय जी घबराए हुए आवाज में बोले, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम दोनों ये किस हालत में हो? क्या तुम लोग के साथ कुछ हुआ है? अद्विक विजय जी के पास आया और बोला, सब कुछ बताऊंगा मैं। हमारे साथ क्या हुआ और हमारे हालात ऐसे क्यों हुई, और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही साथ बहुत कुछ पूछना भी है आपसे। डैड, क्या कुछ राज है जो आपने छुपा रखा है? दादाजी अद्विक की बातों को सुन उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं विजय जी भी कंफ्यूज भरी नजरों से अपने बेटे को देख रहे थे। वह उसी कंफ्यूजन के साथ बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? हम समझे नहीं। वही ओहान भी जब अपने मॉम डैड को देखता है तो भागते हुए उनके पास आ गया। अद्विक ने तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया और बोला, बच्चा आप मम्मा के साथ अभी रूम में जाओ। डैडा आपसे बाद में आकर मिलेंगे। अद्विक ये सुन जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिला दिया। फिर अद्विक ने ओहान को आकृति के गोद में दे दिया। आकृति फिर अद्विक को अपने गोद में लिए सीधे रूम की तरफ बढ़ गई। विजय जी अद्विक की तरह देखते हुए बोले, बेटा पहले तुम जाकर तुम भी फ्रेश हो लो। अद्विक ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं, पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादाजी और विजय जी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। विजय जी बोले, आखिर कहना क्या चाहता हो? इस तरह बोलकर क्या बोलना चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ। अधिक थोड़ा सीरियस हो गया और उसी सीरियसनेस के साथ बोला, आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए। आपने पास्ट में क्या किसी का दिल तोड़ा है? किसी का यूज किया है? अद्विक की बातें सुनकर एक पल के लिए विजय जी की भौवें तन गई। उनके चेहरे के थोड़े थोड़े भाव चेंज हो रहे थे, जिसे अद्विक नोटिस कर रहा था। वह फिर बोला, क्या किसी लड़की के साथ अपने शादी का वादा करके उसे छोड़ दिया है? उसका यूज किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए? विजय जी गुस्से से बोले, बस बहुत बोल लिया तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी का कोई यूज नहीं किया। अद्विक भी चिल्लाकर बोला, बस डैड, कितना झूठ बोलेंगे आप? सच बताए, क्या आपने किसी से प्यार नहीं किया था? मेरी मॉम से शादी करने से पहले या फिर शादी के बाद? विजय जी गुस्से से आगे बढ़े और अद्विक को खींचकर एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए बोले, मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया। हाँ, प्यार किया था मैंने, पर तुम्हारी मॉम के आने से पहले। बहुत प्यार किया था मैंने उससे, मेरी मोहब्बत थी वह। मेरी जान बसती थी उसमें। पर मुझे नहीं पता था कि वह मुझे धोखा दे देगी। वह मुझे छोड़कर किसी और के लिए उसके पास चली जाएगी। उसे मैंने नहीं, उसने मुझे धोखा दिया था। मैं तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने तक को तैयार था। मैंने तो यहाँ तक उससे कहा था कि तुम मेरी फैमिली से मिल लो। अगर मॉम डैड मान जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, और अगर नहीं भी मानते हैं तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने तो सिर्फ मेरा यूज किया, मेरे साथ टाइम पास की। बाद में पता चला कि वह किसी और लड़के को डेट कर रही है। उसने मेरे साथ खेला है, मैंने नहीं। इसलिए अपने डैड पर इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लो। तभी पीछे से तेज आवाज आई, बस करिए मिस्टर विजय सिंह राठौड़। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी मॉम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले। आप जैसे इंसान के मुंह से ये सब सही नहीं लगता। इस आवाज को सुनते ही सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर गुस्से में यश खड़ा था। गार्ड्स ने अभी भी उसे पकड़ रखा था। यश को देखकर विजय जी और जी दादाजी दोनों ही हैरान हो गए। वह दोनों यश से पहले पार्टी में मिल चुके थे, इसलिए वह दोनों लोग यश को जानते भी थे। विजय जी की तरफ देखते हुए यश बोला, डोंट कॉल मी बेटा। मैं आपका बेटा नहीं हूं, और आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे थे वह मेरी मॉम थी, जिन्होंने आपके धोखे के कारण रोज रो रो कर अपनी रातें बिताई, हर एक दिन। मुझे जन्म देते ही मर गई। आप तो उन्हें छोड़कर चले आए थे। जैसे ही विजय जी और दादाजी ने ये सुना, उनके समझ में जैसे ही आया यश किसका बेटा है, तो दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। विजय जी के मुंह से अचानक निकला, क्या तुम नैना के बेटे हो? यश जैसे ही विजय जी की बातें सुनता है तो गुस्से से चिल्ला कर बोलता है, मेरी मॉम का नाम अपने गंदी जुबान पर लाना भी मत। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे मॉम का नाम लो। यश की बातें सुन विजय जी को बहुत तेज गुस्सा आया।
वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तमीज नाम की कोई चीज नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। पर तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। खून तो तुम्हारी मॉम का ही है ना। तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही थी बेशर्म। वैसे तुम भी हो। जैसे ही यश विजय जी की बात सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अद्विक बीच में आ जाता है और वह यश को रोकते हुए बोलता है, यश संभालो खुद को। इस तरह से तुम मेरी डैड पर हाथ नहीं उठा सकते। विजय जी गुस्से से बोले, तुम इस लड़के को लेकर आए हो यहाँ पर ये साबित करने के लिए कि मैं गलत हूँ। इसे यहीं पर देख लो ये कितना बेशर्म इंसान है। और हाँ, क्या कह रहे थे? तुम्हारी मॉम का नाम मैं ना लूं अपनी गंदी जुबान से। अरे मुझे कोई शौक भी नहीं तुम्हारी मॉम का नाम लेने का। वो उस लायक है ही नहीं कि मैं उसका नाम भी लूं। वो तो एक धोखेबाज औरत थी जिसे मैंने बेइंतहा मोहब्बत किया। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाए। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहा। वही उसी औरत ने मुझे धोखा दिया। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुका था। अगर मेरी फैमिली मुझे नहीं संभालती तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में ना होता। विजय जी की बातें सुन अद्विक चौंक गया। वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। तब विजय जी अद्विक के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ बेटा ये सच है। उस वक्त मेरी फैमिली ने तुम्हारी माँ से मेरी शादी कराई और सच कहूँ तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे दुख को समझा और मेरा साथ दिया। कभी उन्होंने मुझसे इस बात पर झगड़ा नहीं किया कि मैंने उन्हें धोखा दिया है कि मैं पहले से ही किसी और के साथ रिलेशन में था। ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने एक सच्ची जीवनसाथी की तरह मेरा साथ दिया और उसके साथ के कारण ही मैं अपने दुख से बाहर उभर पाया था। पर शायद भगवान को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई, इस कारण उन्होंने फिर से मुझसे मेरी मोहब्बत तुम्हारी माँ को छीन लिया। मैं वह पल भूल नहीं सकता जब संध्या मुझसे दूर हुई थी। जब उसके एक्सीडेंट की खबर मुझे मिली थी मैं टूट गया था। आज भी संध्या की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर विजय जी यश की तरफ देखते हुए बोले, और तुम अपनी माँ की दुहाई दे रहे हो? तुम्हारी माँ तो एक नंबर की फ्रॉड थी। उसने मेरे दिल के साथ खेला और जब मन भर गया तो मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में चली गई। यश जो कि वहीं खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा था, वो गुस्से से इस वक्त आग बबूला हो गया था। वह चिल्लाते हुए बोला, बस विजय सिंह राठौर बहुत हो गया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी मॉम के बारे में तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुनता रहूंगा? कभी भी नहीं। मेरी मॉम कैसी थी ये मुझे अच्छे से पता है। मेरी मॉम ने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत किया, पर तुमने मेरी मॉम को धोखा दे दिया और यहाँ चले आए। सच बात तो यह है कि तुम पहले से ही शादीशुदा थे। उसके बाद भी तुमने मेरी मॉम के साथ रिलेशन बनाया, उन्हें धोखे में रखा और बाद में उन्हें छोड़ दिया। विजय जी हैरानी से बोले, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया तब मैंने उसे छोड़ दिया। उसी समय वहां पर सुनैना जी भी आ गई। वहां का नजारा देख वो हैरान हो गई। जैसे ही उनकी नजर यश पर गई तो वो चौंक गई। वहीं विजय जी भी सुनैना जी की तरफ देखते हैं। तभी यश की भी नजर सुनैना जी की तरफ गई तो वो तुरंत बोला, मासी अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप ही इस इंसान को सच बताओ। सबके सामने बताओ आपकी इस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया मेरी मॉम के साथ, आपकी बहन के साथ। उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्हें सब सच बताओ। यश की बात सुनकर सुनैना जी चुप थी। वही बाकी सब ने जैसे ही यश के मुंह से सुनैना जी के लिए मासी शब्द सुना तो सब हैरान थे। सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अद्विक के मुंह से निकला, यश ये तुम्हारी मासी है? यश तुरंत अद्विक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये मेरी मासी है और वो यहाँ इस परिवार में सिर्फ तुम सबको बर्बाद करने के लिए आई हैं। उनका मकसद सिर्फ तुम सबको बर्बाद करना है। अब तो ये सुनते ही सब आंखें फाड़े सुनैना जी की तरफ देखने लगे तो सुनैना जी हड़बड़ा गई और तुरंत बोली, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो मिस्टर खुराना? मैं तुम्हें नहीं जानती। सुनैना जी की बातें सुन यश चौंक गया। वह तुरंत बोला, मासी जी आप क्या बोल रही हैं? अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबके सामने सच बता सकती हैं। वैसे भी अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं इन सब से चुन चुन कर बदला लूंगा। आप बेफिक्र होकर सब सच बता सकती हैं। सुनैना जी ने यश को खुद से दूर किया। फिर बोली, क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। तभी विजय जी आए और सुनैना जी के तरफ देखते हुए बोले, सुनैना बताओ मुझे क्या सच है? और तुम तो नैना की फ्रेंड थी ना, और तुमने ही तो मुझे उसकी सच्चाई बताई थी। अब तुम यश को सच्चाई बताओ कि उसकी मॉम कैसी थी।
जैसे ही यश ने ये सुना वो भी हैरानी से सुनैना जी की तब देखने लगा और उसके मुंह से निकला, मासी आपने क्या बताया मेरी मॉम के बारे में इन्हें? बताए मुझे मासी। सुनैना जी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। पर फिर वह यश को दूर धकेलते हुए बोली, क्या बताती, सच बताया था ना तुम्हारी मॉम के बारे में कि वह कितनी गिरी हुई औरत थी। वो विजय के साथ संबंध बनाने के साथ साथ कई और लड़कों के साथ भी रिलेशन में थी। वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी और क्या पता तुम विजय जी की बेटे हो या फिर न जाने किसका गंदा खून। ये सुनते ही यश गुस्से ने एक थप्पड़ खींचकर सुनैना जी के गाल पर मार दिया। सुनैना जी का चेहरा एक तरफ झुक गया और वह अपनी आंखों में आंसू लिए विजय जी की तरफ देखने लगी। विजय जी ने यश को सुनैना जी दूर किया और बोले, यह क्या बदतमीजी है? इस तरह से बड़ों पर हाथ उठाते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? अद्विक, आकृति और दादाजी तीनों बस चुपचाप ये सब नज़ारे देख रहे थे। वही यश तो गुस्से से सुनैना जी को घूर रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी मासी इस तरह की निकलेगी। तुम तो आस्तीन की सांप निकली। पहले तो मेरी मॉम के साथ मीठी मीठी बातें करके उनके साथ रही। फिर उनका ट्रस्ट जीता और जब वह सब कुछ तुम्हें बात कर मुझे तुम्हारे हवाले सौंप कर चली गई तो तुमने मुझे हथियार बनाया ताकि तुम इस खानदान से बदला ले सको और खुद यहां आ गई। अब मैं समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हें इस प्रॉपर्टी पर राज करना था। राठौर मैंशन को अपने अंदर में रखना था। इसलिए तुमने मुझे एक मोहरा बनाया। तुम चाहती थी ना कि अद्विक को मैं रास्ते से हटा दूं। फिर ये सब कुछ तुम्हारा हो जाए। यही प्लानिंग तो थी शुरू से तुम्हारी, सही कह रहा हूं ना? मेरी सो कॉल्ड मासी। सुनैना आंखें फाड़े यश को देख रही थी। लेकिन फिर वह विजय जी की तरफ देखते हुए अपने आंखों में आंसू लिए बोली, विजय जी देखिए ये क्या बोले जा रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं ढंग से और ये किस तरह से मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है। नैना भी ऐसी ही थी। गलतियां खुद करती थी और फिर सारा ब्लेम मुझ पर लगा देती थी। विजय जी को इस वक्त यश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, अभी के अभी यहां से चले जाओ, वरना मैं गार्डों को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकलूंगा। यश गुस्से से बोला, मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं इसे जान से मारूंगा, उसके बाद यहां से जाऊंगा। इसने मुझे और मेरी मॉम को धोखा दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए यश सुनैना जी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन विजय जी सामने आकर खड़े हो गए और गुस्से से बोले, सोचना भी मत कि तुम सुनैना के पास पहुंच भी सकते हो, वो मेरी वाइफ है। उसे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। यश को तो विजय जी पर भी गुस्सा आ रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी अद्विक आगे आया और यश को रोकते हुए बोला, यश चुपचाप जाओ यहां से। मुझे अब और कोई हंगामा नहीं देखना और ना ही मुझे अपने डैड के खिलाफ एक शब्द भी सुनना है, तो तुम यहां से जा सकते हो। यश चिल्लाते हुए बोला, अद्विक तुम समझ नहीं रहे हो कि इस औरत ने हम दोनों को ही गुमराह करके रखा है। लेकिन अद्विक गुस्से से कहा, यश मैंने कहा ना जाओ यहां से। तुम खुद से जा रहे हो या फिर मैं गार्ड्स को यहां बुलाऊं? यश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं। पर तुम यह मत सोचना मिसेज सुनैना सिंह राठौर की तुम बच जाओगी। मेरी नजरें हर वक्त तुम पर ही रहेंगी। इतना कहते हुए तेज कदमों के साथ यश मैंशन से बाहर निकल गया। वहीं अद्विक बस चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। दादाजी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो बस सब कुछ देख रहे थे। आकृति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वही अद्विक के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, जिसे समझ पाना मुश्किल था। वह अपने डैड की तरफ मुड़ा और बोला, डैड आप जाओ, आप भी जाकर आराम करो। वही सुनैना जी अभी भी आंखों से अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहा रही थी, तो विजय जी उन्हें भी अपने साथ लेकर रूम में चले गए। विजय जी और सुनैना जी के जाने के बाद अद्विक अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी आप भी जाकर रूम में आराम करिए। दादाजी भी उठे और अपनी छड़ी को बजाते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। फिर अद्विक आकृति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में ओहान अभी भी बेड पर बैठा खेल रहा था। जैसे ही उसने अपने मॉम डैड को रूम में आते हुए देखा तो खुश हो गया। वह उनकी तरफ आने लगा कि तभी आकृति बोली, बच्चा अभी आप थोड़ी देर खेलो, मम्मा अभी फ्रेश होकर आती है। ये सुन ओहान वापस से बेड पर बैठकर खेलने लगा और फिर आकृति वॉशरूम में चली गई। अद्विक वही रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था और उसके मन में एक साथ बहुत सवाल आ रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है
जो उससे छूट रहा है। कुछ तो है जिसे वह नहीं देख पा रहा है। काफी देर तक इधर उधर टहलने के बाद अचानक ही अद्विक के मन में कुछ आया और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। फिर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ यश गुस्से में मेंशन से बाहर आया और कार में बैठकर तेजी से अपने घर की तरफ निकल गया। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कार को फुल स्पीड में चला रहा था। बार बार उसके कानों में विजय जी और सुनैना जी की कई बातें गूंज रही थी। अपनी मॉम के लिए ऐसे गलत शब्द सुनकर यश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक एक तेज झटके के साथ यश ने कार को रोका। वह गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ को मारते हुए बोला, मिसेज सुनैना सिंह राठौर, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करने वाला हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे साथ गेम खेलकर। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कह वह तुरंत ही कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ सीधे अपने विला के अंदर चला गया। वह अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से आ रही इनाया से वो टकरा गया। इनाया गिरती उससे पहले यश ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया। डर के कारण इनाया ने अपनी आंखों को बंद कर दिया था। यश जो कि बहुत गुस्से में था, इनाया के मासूम चेहरे को देख एक पल में उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। वही इनाया डर के अपने आंखों को बंद किए हुए थी। यश ने उसे धीरे से उसे खड़ा किया और बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। इनाया हैरानी से आंखें फाड़े यश को देख रही थी। उसने यश की आंखों में गुस्से के भाव देख लिए थे। वो धीरे से यश के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। हालांकि वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी कि कहीं यश उस पर गुस्सा ना हो। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो हिम्मत करके यश की रूम की तरह चली गई। वो धीरे से डोर ओपन करके जैसे ही अंदर जाने लगी, उसी समय एक झटके में यश ने उसकी कलाई को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अभी इनाया कुछ समझ पाती या कुछ बोल पाती उससे पहले ही यश उसे वॉल से लगाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। फिर वो बहुत ही फोर्सफुली उसे किस करने लगा। यश के अचानक ऐसा करने से इनायत तो चौंक गई थी। वो चाहकर भी खुद को यश से छुड़ा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वह यश को रोकेगी तो यश उस पर बहुत गुस्सा होगा। वही यश इस वक्त जो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इनाया के सॉफ्ट फोटो की छुअन को अपने होठों पर महसूस कर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक आग और तड़प मची हुई थी वह अब उसे एक सुकून पहुंच रही थी। यश के साथ हमेशा यही होता था, जब भी वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में होता था तो वो इनाया के करीब आता था और फिर उनके बीच वह सब कुछ होता था जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। यश इनाया को किस करते हुए उसके कमर से पकड़ ऊपर की तरफ उठा लिया, जिससे इनाया के दोनों पैर यश के कमर पर लिपट गए। यश इसी तरह इनाया को किस करते हुए ही बेड की तरफ बढ़ गया। इनाया अब सब कुछ समझ गई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह क्यों आई, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वही यश ने इनाया को उसी तरह लिए बेड पर लाकर लिटा दिया। इस बीच उसने इनाया के होठों को नहीं छोड़ा था। वो इनाया के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर और भी ज्यादा डिपली किस करने लगा। यश के ऐसे किस करने से इनाया भी मदहोश हो गई थी। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए थी और अपने होठों पर यश के होठों को साफ महसूस कर पा रही थी। वही यश भी अब बेकाबू हो गया था। वो किस करने के साथ साथ अपने हाथों को इनाया के पूरे बॉडी पर घूम रहा था। इनाया कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। यश जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी, उसे रोक नहीं रही थी। वही यश एक लंबी किस के बाद इनाया के होठों को छोड़ा। इनाया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। यश धीरे से अपने होठों को इनाया के नेक पर रख दिया और वहां पर किस करने लगा। फिर नेक से होते हुए कॉलर बोन पर आया और वहां पर तेज से बाइट किया, जिससे इनाया के मुंह से एक आह निकल गई। यश ये सुना तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वो इस तरह किस करते हुए नीचे आया, फिर इनाया के उभरा पर अपने हाथ रख वहां पर तेजी से स्मूच करने लगा। वो किस करने के साथ साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे इनाया बेकाबू हो रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही यश था कि उसके उभारों को बड़े ही मदहोशी के साथ चूम रहा था। फिर वो धीरे धीरे इनाया के कपड़ों को उसके बॉडी से रिमूव करने लग गया। इनाया कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे तो पहले ही पता चल चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है। यश इनाया के पूरे कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक दिया, फिर खुद के भी कपड़ों को रिमूव कर दिया। इनाया कसकर अपने होठों को भींच रखी थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और यश के होठों को अपने पूरे बॉडी पर फील कर रही थी। समय के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस तरह काफी देर तक इनाया को परेशान करता रहा और फिर एकदम से उसके आगोश में समा गया।
इनाया की हल्की सी चीख निकल गई। वही यश जैसे ही इनाया के आगोश में समाते ही उसको एक अलग ही सुकून सा महसूस हुआ। वही अपने रूम में बैठी सुनैना जी बहुत बेचैन थी। वो गुस्से में अपने हाथों को मसल रही थी। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोली, ये यश किसी काम का नहीं निकला। साला बेवकूफ कहीं का, आज तो मेरा सारा भांडा फूट गया होता। उसने तो सारी सच्चाई सबके सामने बोल ही दिया था। वो तो विजय जी को उस पर यकीन नहीं हुआ, और अगर उन्हें यकीन आ गया होता तो जो विजय जी इतने सालों से उस नैना से नफरत करते आए हैं, अगर आज उसे सच पता चल जाता तो शायद उनके मन में फिर से नैना के लिए प्यार जाग जाता। हाँ, भले ही अब नैना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी विजय जी उसमें खो जाता है, और वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उन्हें जब पता चलता कि ये सब करने वाली कोई और नहीं मैं हूं तो वो मुझे जान से मार डालते। ये सब बोलते हुए सुनैना जी बहुत घबराई हुई थी। तभी वो गुस्से में बोली, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस यश को ठिकाने लगाना होगा। कहने के लिए तो वो मेरी बहन का बेटा है, और आज तक मैंने सिर्फ उसे एक मोहरा बनाया ताकि मैं अद्विक को रास्ते से हटा सकूं। एक बार अद्विक रास्ते से हट जाता, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बेटे विवेक की हो जाती। लेकिन ये यश तो बेवकूफ निकला। उसने तो सब कुछ गलत कर दिया। वो अद्विक की बातों में आ गया और उसके साथ मिल गया। ये अच्छा नहीं किया यश ने। मैं इस यश को नहीं छोड़ूंगी। उसे तो हर हाल में मरना ही होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मेरे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि जहां तक मैं अद्विक को जानती हूं, वो अब शांत तो बैठने वाला नहीं। वो जरूर सच्चाई तक पहुंचना चाहेगा, और अगर वो और यश मिलकर सच्चाई तक पहुंच गए तो मेरा सब प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इतने सालों की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी, और विजय जिससे मैं सालों से प्यार करती आई हूं, उसको अपना बनाने के लिए मैंने इतने सारे प्लानिंग किया, वो सब भी फेल हो जाएगा। ये बोलते हुए सुनैना जी के चेहरे पर गुस्सा और घबराहट के मिले जुले भाव थे। तभी उसी समय विजय जी वॉशरूम से बाहर आई। उनकी नजरें सुनैना जी पर गई। विजय जी सुनैना जी के पास आया और बोले, क्या हुआ सुनैना? तुम इस तरह से परेशान क्यों लग रही हो? तुम यश की बातों को लेकर परेशान हो ना, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सुनैना जी तुरंत रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस यश को शायद गलतफहमी हो गई है। मैंने तो सिर्फ आपके सामने सच रखा था। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? विजय जी तुरंत बोले, हाँ सुनैना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे कुछ भी गलत हो। सुनैना जी जब ये सुना तो तुरंत विजय जी के गले लग गई। विजय जी सुनैना जी के बालों को सहला रहे थे। वहीं सुनैना जी विजय जी के गले लगे हुए मन ही मन बोली, बस विजय, इसी तरह तुम मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं सबको अपने रास्ते से हटा दूंगी। तुम्हें पाने के लिए तो मैंने सब कुछ किया है। अगर तुम मेरे जाल में फंसे रहोगे तो बस मैं हर जंग जीत जाऊंगी, और मुझे तो इस राठौड़ खानदान का पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, और इस खानदान की मालकिन बनना है मुझे। इसीलिए तो मैंने अद्विक और आकृति को कई बार यश के साथ मिलकर रास्ते से हटना चाहा। पर अब तो उन दोनों का बेटा भी आ गया है। ये 3 मुसीबत कम थे जो यश भी मेरे खिलाफ हो गया। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, ताकि एक साथ ही चारों से मुझे छुटकारा मिल जाए। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सब बोलते हुए सुनैना जी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ अद्विक आकृति के बाद रूम में आया। आकृति वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो देखती है कि अद्विक रूम में आ गया था। वो ओहान के साथ खेल रहा था। वहीं ओहान भी अपने डैड के साथ मस्ती कर रहा था। आकृति अद्विक के पास आकर बोली, आप जाइए, आप भी फ्रेश हो जाए। ये सुन अद्विक ने सिर हाँ में हिलाया और वॉशरूम में चला गया। आकृति फिर ओहान के पास आए और प्यार से उसके बालों को छूकर बोली, कैसा है मेरा बच्चा? ओहान ने पहले तो मुंह फुलाया और फिर बोला, मम्मा मैं आपछे गुच्छा हूं। ये सुन आकृति मुस्कुराए और उसके गालों को टच करते हुए बोली, सॉरी बच्चा। मम्मा आपसे रात में ही बोली थी कि वो आ जाएगी, लेकिन मम्मा को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मम्मा नहीं आ पाए। अपने मम्मा को माफ कर दो। ओहान ये सुनकर तुरंत अपने मम्मा की तरफ देखता है और फिर बोला, ओते मम्मा। ओहान अब आपछे गुच्छा नहीं है, पल आप तो अब मेले छात थेलना होदा। ये सुन आकृति मुस्कुरा देती है और बोली, बस इतनी सी बात। मम्मा तो अपने बेटे के लिए इतना कर ही देगी। इतना कहते हुए आकृति ने तुरंत ओहान को अपने गोद में ले लेती है। फिर प्यार से उसके गालों पर किस कर देती है, जिससे ओहान के गाल पिंक पिंक हो गए। ये देखकर आकृति मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई।
वहीं अद्विक वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था और उसके मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। कल रात से लेकर सुबह तक जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ याद आ रहा था। आज घर पर भी जो कुछ भी यश ने आकर बोला था वो सारी बातों को याद कर वो थोड़ा परेशान था। वो कंफ्यूज भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है, कौन सही है, कौन गलत। ये सब उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसे एक साथ घर के सारे मेंबर के चेहरे उसके आंखों के सामने आ गए। वो अपने आंखों को बंद किए हुए एक एक मेंबर के चेहरे को गौर से देखने लगा और उनके बनते बिगड़ते भावों को भी। ये सब सोचते हुए अचानक ही अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसी तरह अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए आंखें खोलता है। अद्विक अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए खुद में ही बड़बड़ाया, मतलब शिकार शिकारी के हाथों के कठपुतली निकला। उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो कब कठपुतली बन गया। बहुत मजा आएगा चूहा बिल्ली का खेल खेलने में। मिसेज सुनैना राठौड़। मेरी सोच कॉल्ड मॉम। बहुत चल ली आपने चालें। बहुत दिया लोगों को मात। अब खुद मात खाने के लिए तैयार हो जाए। ये बोलते हुए अद्विक खतरनाक स्माइल लिए हंसता है, जैसे उसे अब सब कुछ पता चल गया हो। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आया। अभी वह बाथरोब में था। उसकी नजरें बेड पर बैठी आकृति पर गई, जो कि ओहान के साथ खेल रही थी। वह मुस्कुराया और वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर में अद्विक सिंपल ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाहर आया। फिर वह भी अपने बेटे और अपनी प्यारी वाइफ के पास जाकर बेड पर बैठ गया। ओहान ने जैसे अपने डैड को देखा, वो ताली बजाते हुए बोला, डैड आप भी आ गए। चलो हम तीनों लोग साथ में खेलते हैं। ये सुनकर अद्विक भी मुस्कुराया। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को फैला दिया। ओहान भागते हुए अपने डैड के पास गया और उसके गले लग गया। अद्विक ने ओपन के सिर को सहलाते हुए पूछा, बच्चा कल आपने हम लोगों को बहुत मिस किया। ओहान ये सुनकर अपने गोल मटोल आंखों में चमक लिए जल्दी जल्दी अपनी लंबी लंबी पलकों को झपका देता है। ये देखकर अद्विक मुस्कुराया और प्यार से उसके गालों को टच करते हुए बोला, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आपके मम्मा डैडा हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। जैसे ही ओहान ने ये सुना वो खुश हो गया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, नहीं मम्मा डैडा अब मैं आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं रात में ना बले दादाजी के पास रहूंगा। ये सुन अद्विक को अजीब लगा। उसने एक नजर आकृति की तरफ देखा और फिर ओहान की तरफ देखकर उसे पूछता है, क्यों बच्चा? आप अपने मम्मा डैडा के साथ क्यों नहीं रहोगे? क्या आप अपने मम्मा डैडा से नाराज हो? अद्विक की बात पर तुरंत ओहान ने ना में अपनी गर्दन हिलाया और बोला, नहीं मम्मा डैडा मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूं। तभी आकृति पूछती है, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी ओहान क्यूट सा फेस बनाकर बोला, अगर मैं आप दोनों साथ में रहूंगा तो आप एक दूसरे को किसी किसी नहीं कलोगे तो मेरी छोटी सिस्टर कैसे जल्दी से आएगी। ओहान की बातें सुनकर आकृति और अद्विक आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगे। वही ओहान अभी भी मुस्कुराते हुए अपने मम्मा डैडा की तरफ देख रहा था। तभी आकृति ओहान से पूछती है, ये सब तुम्हें किसने बताया बेटा? ओहान तुरंत अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मुझे बले दादू ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को अकेला छोड़ूंगा, तभी तो आप दोनों मुझे छोटी सिस्टर देंगे और फिर मुझे भी तो किसी के साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। आप लोग आपस में बिजी रहो और जल्दी से मुझे छोटी सिस्टर दे दो। बोलो मम्मा डैडा आप लोग मुझे छोटी सिस्टर दोगे ना? वही आकृति और अद्विक दोनों ही ओहान की बातें सुन हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आकृति का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब कुछ सिखाने वाले कोई और नहीं दादाजी हैं। वहीं अद्विक अपने मन ही मन बोला, ये दादाजी भी ना हर वक्त बच्चों वाली हरकतें करते रहते हैं। क्या जरूरत थी अब ओहान को ये सब बताने की? तभी अद्विक नजर आकृति पर गई जो कि अभी भी हैरानी से अपना मुंह खोले अपने बेटे की तरफ देख रही थी। अद्विक ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और आकृति के हाथ को पकड़कर जोर से दबा दिया, जिससे आकृति अपने संस में वापस आए और वो अद्विक की तरफ घूर कर देखने लगी थी। अद्विक ने अपने एक आई ब्लिंक कर दिया, जैसे मानो कह रहा हो, तो वाइफी क्या इरादा है तुम्हारा? हम जल्दी से अपना रोमांस कंटिन्यू करें। तभी तो जल्दी से हम ओहान को छोटी सिस्टर दे देना चाहिए। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। मुझे तो यह आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। वही आकृति ने एकदम से अद्विक के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और फिर ओहान की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। और हाँ आप अपना गेम खेलो मैं अभी आती हूँ। आकृति अब और यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ज्यादा देर यहाँ रही तो अद्विक उसे बहुत परेशान करेगा।
इसलिए वह बहाना बनाकर तुरंत ही वहां से अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। जब वह अदिति के रूम में पहुंची तो वहां पर अदिति नहीं थी, क्योंकि अदिति तो अभी भी रक्षित के साथ थी। अदिति को वहां ना देख आकृति सब समझ गई। वो अपने मन ही मन बोली, अच्छा तो मैडम अभी तक मेरे भाई के साथ हैं। कोई बात नहीं आदू बेटा, तुम आओ तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ऐसे अचानक से किसी के बाहों में जकड़ने से आकृति चौंक गई। पर तभी उसे अद्विक के परफ्यूम की स्मेल आई तो वो शांत हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ओहान को कहाँ छोड़ दिया? अद्विक ने आकृति के कंधे पर अपना चिन रखा। उसके कानों में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। इसीलिए तो उसने मुझे खुद भेजा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें किसी करूं, क्योंकि उसे अपने लिए सिस्टर चाहिए ना। आकृति ने ये सुना तो एकदम से अद्विक को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा उसे समझाने की बजाय आप और उसे बिगाड़ रहे हैं। ये सही नहीं है, वह अभी बच्चा है। अद्विक ने तुरंत आकृति कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अद्विक आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वैसे इसमें इतनी बुराई नहीं है। वैसे मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा और हो। आकृति ये सुनकर उसके सीने पर मारते हुए बोली, शर्म कीजिए, अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है। मैं अभी और कोई बच्चे नहीं चाहती। मैं दो बच्चों को कैसे संभालूंगी? अद्विक आकृति की नोच से अपने नोच को टकराते हुए बोला, मैं किस लिए हूं? मैं हूं ना उसे उन्हें संभालने के लिए। अभी आकृति कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक ने उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लिया और एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। आकृति उसे खुद से दूर कर रही थी पर अद्विक कहाँ रुकने वाला था। वो उसे बेड पर लेकर आया और उसे लिटाकर तुरंत आकृति के होठों पर टूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रक्षित अभी भी अदिति को परेशान कर रहा था। अदिति उसे दूर धकेलते हुए बोली, अब छोड़िए। आपने मुझे ऑलरेडी बहुत परेशान कर दिया है। सुबह से आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मुझे रूम में जाने दीजिए। हम कब से बाथटब में ही है। अब मैं थक गई हूं। पर रक्षित ने उसे अनसुना कर दिया। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया। तब जाकर रक्षित रुका और कुछ देर बाद वो पहले अदिति को नहलाया। फिर खुद भी शॉवल लेकर एकदम से अदिति को अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसे बाथरोब पहनाकर वॉशरूम से रूम में लेकर आ गया। जहां रक्षित के कमर पर टॉवल लिपटा हुआ था, वही अदिति पिंक कलर के बाथरोब में रक्षित की गोद में थी। अभी अभी शॉवल लेने के कारण अदिति का चेहरा और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसके साथ साथ अदिति के चेहरे पर हल्के हल्के थकान के भाव भी दिख रहे थे। वही रक्षित काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उसने धीरे से अदिति को बेड पर लाकर लिटाया। अदिति धीरे से उठकर बैठ गई और कराहते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत परेशान किया आपने। ये सुन रक्षित मुस्कुराया और उसके गाल पर हल्का सा रब करते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है जान, अभी तो तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। रक्षित की बात सुन अदिति मुंह फुलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब रोज रोज नहीं झेल सकती। रक्षित अदिति के गाल पर किस करते हुए बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें हर जन्म में पाना चाहता हूँ। इतना कहकर धीरे से रक्षित ने अदिति के होठों पर किस किया और फिर उससे बोला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आता हूँ। इतना कहकर रक्षित वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वहीं अदिति ने अभी भी मुंह फुलाया हुए थी। वो खुद से ही बोली, आप बहुत बुरे हैं। सच में यू आर अ बीस्ट ऑफ बेड। लेकिन तभी अदिति को रक्षित का उसे पैम्पर करना, उसे प्यार करना याद आता है, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ गई और उसके गालों में रंगत आ गए। लेकिन जैसे ही अदिति रक्षित को रूम में आते देखती है तो वो वापस से मुंह फुलाकर बैठ गई। रक्षित ये देख मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहले ही अदिति को स्माइल करते हुए देख लिया था। वो कपड़ा लेकर अदिति के पास आया और फिर उससे बोला, ये लो जान, जल्दी से पहन कर रेडी हो जाओ और हाँ अब ऐसे मुंह फुलाने की एक्टिंग मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम भी मेरी परफॉर्मेंस से काफी खुश हो। आई थिंक मैंने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड किया है। अगर नहीं किया तो तुम बताओ, मैं तुम्हें वापस से सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदिति तो आंखें फाड़े रक्षित को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब रक्षित बोल रहा है। वो उसी तरह हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप इतने बेशर्म कब से हो गए? रक्षित अपने बालों में हाथ फिराते हुए बड़े ही स्टाइल में बोला, वो तो मैं पहले से ही था, और ये बेशर्मी अगर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो किसे दिखाऊंगा जान। अब अगर अपनी ही बीवी के सामने शर्म करूंगा तो हम कैसे 2 से 3 हो पाएंगे? अदिति रक्षित की बात सुन धीरे से बुदबुदाई, 2 से 3 ये क्या होता है?
उसी समय रक्षित अदिति के बिल्कुल करीब आया और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, हमारे फ्यूचर बच्चे। ये सुन अदिति चौंक गई, पर उसके गाल और कान हल्के हल्के रेड हो गए थे, जिसे रक्षित ने भी देख लिया। वो अदिति के कान पर किस करके उससे दूर हुआ और खुद चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया और अदिति शर्म से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। इनाया की जब आंखें खुली तो वो बेड पर अकेली थी। वो रूम में चारों तरफ देखती है तो उस वक्त भी रूम में कोई नहीं था। वह समझ गई कि यश अभी रूम में नहीं है। वो धीरे से बेड पर से नीचे उतरी, लेकिन उसे अपने लोअर पार्ट में इतना ज्यादा पेन हो रहा था जिससे वो 2 कदम चलते ही लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसे याद आया कि आज यश कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वह वॉशरूम में जाकर डोर लॉक कर बाथटब में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो वह बाथटब से बाहर आई। अब उसे याद आए कि उसके पास तो कपड़े नहीं है। वो वही रखे बाथरोब को पहनकर रूम में आई। अभी भी यश रूम में नहीं आया था तो वो धीरे से रूम का डोर ओपन करके वहां से सीधे अपने रूम में चली गई। माना कि यश और इनाया दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन वह दोनों कभी एक रूम में नहीं रहते। यश को जब इनाया की जरूरत होती तो या तो वह उसके रूम में चला जाता है या वह खुद उसे अपने पास बुला लेता। एक तरह से यश के लिए इनाया सिर्फ उसकी नीड पूरी करने के लिए थी। इनाया ये बात अच्छी तरह से जानती थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था उसके और यश में कितना अंतर है। यश ने सिर्फ इसीलिए तो उससे शादी की थी, यह शादी के बाद वो उसका पूरा यूज करेगा और यश ऐसा कर भी रहा था। इनाया रूम में आई तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लग रहा था कि वह अपने पति के रूम में सिर्फ उसे खुश करने जाती है। इसके अलावा उनके रूम में उसकी कोई भी चीज नहीं, यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं है। वो अपने रूम का डोर लॉक करती है और वही धम से नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगते हैं। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो आज खुद को कितना असहाय और अकेला महसूस कर रही थी कि उसे खुद से भी नफरत होती थी कि वो सिर्फ एक मशीन की तरह यश के लिए यूज हो रही है। यश का जब जी चाहता है वो उसके करीब आता है, जब जी चाहता है उसे नोचकर उसे छोड़ देता है, जैसे वो कोई चीज हो। वह सिर्फ एक यूज और थरू की तरह हो गई थी। काफी देर बाद वह खुद को संभालती है, फिर धीरे से उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसमें से वह अपने लिए कपड़े निकाल वॉशरूम में चली गई। वहीं स्टडी रूम में बैठा यश अभी भी बेचैन था। अभी भी उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह जब तक इनाया के साथ था तब तक तो उसका गुस्सा गायब हो गया था, लेकिन एक बार फिर से उसका गुस्सा बढ़ गया था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहें इस स्टोरी को।